नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय नौसेना होगी पहले से ज्यादा ताकतवर, बड़े में शामिल होंगे 26 नेवी राफेल, थर-थर कांपेंगे दुश्मन। मनाली में भीषण बारिश के बीच येलो अलर्ट जारी, फ्लैश फ्लड की संभावना। महाराज शरद पवार की पत्नी के बीच क्रेडी हॉस्पिटल में सर्जरी, मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, बॉर्डर से पकड़ा पाकिस्तानी नागरिक, जवानों ने दिखाई दरियादिली। दिल्ली में चौथे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, मदद के लिए उतरी आर्मी। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रोजाना पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु, सीसीटीवी से हो रही निगरानी। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी, सेना के इंजीनियरों की मदद से खुला आईटीओ बैराज का जाम गेट। ईयू की संसद में मणिपुर पर चर्चा, लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा राफेल से मिला बैरिस्टर डे परेड का टिकट। ये थी अब तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना के लिए राफेल एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है, जो दुश्मनों के खिलाफ बड़ा हथियार भी होगा। इसके बेड़े में शामिल होने से दुश्मन हमला करने से पहले ही बार बार सोचेगा। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी से लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नौसेना राफेल के चयन की घोषणा कर दी है। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। इस बात की जानकारी दसॉल्ट एविएशन ने दी है। यह निर्णय भारत में आयोजित एक सफल परीक्षण अभियान के बाद आया है, जिसके दौरान नौसेना राफेल ने प्रदर्शित किया कि वह भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके विमान वाहक की विशेषताओं के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। ये जानकारी भी दसॉल्ट एविएशन की तरफ से आई थी। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की ओर से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। इसके नेवी में शामिल होने से ताकत के साथ साथ सैन्य कौशल भी बढ़ेगा। भारतीय अधिकारियों जो कवायद शुरू की थी, उसी का ये परिणाम बताया जा रहा। समंदर में इससे भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगा और भारत राफेल के दोनों एडिशन को अपने बड़े में शामिल करने वाला एक शक्तिशाली देश होगा। गौरतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले से ही फ्रांस से 36 राफेल खरीदे जा चुके हैं। मनाली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलते नजर आ रहा है। आज सुबह से ही मनाली में बारिश देखने को मिल रही, इस कारण मनाली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को सभी ने देखा। भीषण बारिश और एक साथ दो प्रकार के मौसमों के एक्टिव होने के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में खूब बारिश देखने को मिली। इसका सबसे बुरा प्रभाव हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिला, जहां मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई स्थान पर बादल फटे तो कई स्थान पर भूस्खलन देखने को मिला। इस कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की कई सड़कों पर कई किलोमीटर जाम भी देखने को मिला है। इस बीच अब खबर ये आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बदलने लगा है। दरअसल मनाली में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा। आज सुबह से ही मनाली में बारिश देखने को मिल रही है। इसी कारण मनाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग बाढ़ की चेतावनी में जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय में भी आज बारिश होगी। बता दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोणक और गोवा में 17 जुलाई से फिर बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो वहां पे यूपी और उत्तराखंड में अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। 17 जुलाई को उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 14 से
17 जुलाई, बिहार में 14 से 17 जुलाई, झारखंड की बात करें तो झारखंड में 15 से 17 जुलाई के बीच बारिश की संभावना बताई गई है। शरद पवार की पत्नी की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही। मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम और अजीत पवार। अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करने के बाद अजीत पवार पहली बार सिल्वर ओक गए थे। अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा के करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार की शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के बीच क्रैडी अस्पताल में सर्जरी की गई। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी दी, बताया कि प्रतिभा पवार की सर्जरी हाथ से संबंधित है। प्रतिभा पवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनसे मिलने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, राकांपा सुप्रीमो शरद पवार के अधिकारियों आवास सिल्वर ओक गए थे। अपने चाचा के खिलाफ बगावत करने के बाद अजीत पवार पहली बार सिल्वर ओक गए। अजीत पवार राकांपा में बगावत करने के बाद 2 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने गए थे। अजीत पवार अपनी चाची प्रतिभा के करीबी माने जाते हैं। साल 2019 में प्रतिभा पवार ने ही कथित तौर पर उन्हें राकांपा में वापस लाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के बाद अल्पकालीन सरकार बनाई थी। राकांपा नेताओं के बीच वह काकी के नाम से मशहूर हैं। प्रतिभा पवार को पार्टी में अभिभावक के रूप में सम्मान दिया जाता है, लेकिन वह कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रही। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, बॉर्डर से पकड़ा पाकिस्तानी नागरिक, जवानों ने दिखाई दरियादिली। बीएसएफ के जवानों ने बताया कि पाक नागरिक अनजाने में भारतीय क्षेत्र में आ पहुंचा था, जिसके बाद से उसे पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को सीमा बाड़ के आगे पकड़ा। यह शख्स इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके अमृतसर जिले के कामीरपुरा गांव के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। जांच से पता चला कि पकड़ा गया पाक नागरिक अनजाने में भारतीय क्षेत्र में आ गया था, जिसके बाद मानवीय आधार पर उसे पाकिस्तान रेंजर्स को सौंप दिया गया। इस बात की जानकारी बीएसएफ ने दी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त डेंजर लेवल से करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रहा है और दिल्ली के पौष इलाके से लेकर यमुना खादर तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। देश की राजधानी दिल्ली पे कहर बनकर टूटी यमुना आज भी उफान पे है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर इस वक्त डेंजर लेवल से करीब 2.5 मीटर ऊपर है। दिल्ली में पौष इलाके से लेकर यमुना खादर तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी में शनिवार को बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच राहत भरी खबर ये है कि जिस डैम से टूट जाने के बाद आईटीओ राजघाट समेत तमाम सरकारी दफ्तरों में पानी घुस गया था, उसे आर्मी की मदद से रिस्टोर कर लिया गया है। वहीं आईटीओ बैराज के पास से 3-5 रेगुलेटर को खोलने की कोशिश पिछले 3 दिनों से जारी है। उनमें से एक रेगुलेटर को देर रात खोल दिया गया है, जिसके बाद दिल्ली से बाहर पानी का डिस्चार्ज जारी है। इधर 3 दिन से बंद पड़े 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से एक ओखला वाटर प्लांट को जलस्तर में कमी आने के बाद से फिर शुरू कर दिया गया है। यमुना के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन यमुना डेंजर लेवल से अब भी 2.5 मीटर के ऊपर से बह रही है, यानी कि दिल्ली की मुसीबत अभी भी बरकरार है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार देर रात कहा कि सेना ने यमुना नदी के तेज बहाव के कारण इंद्रप्रस्थ के पास क्षतिग्रस्त जल रेगुलेटर की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है। उफनती यमुना नदी ने शुक्रवार को शांत होकर संकेत दिए। हालांकि एक दिन पहले जब रेगुलेटर के क्षतिग्रस्त होने के कारण आईटीओ रिंग रोड पर बाढ़ का पानी घुस गया था, जो बहते बहते मथुरा रोड पर सुप्रीम कोर्ट के करीब पहुंच गया। उपराज्यपाल कार्यालय के एक बयान में कहा था कि सेना के आईटीओ बैराज के 5 गेटों को जाम करने वाली गाद और कीचड़ को साफ करने का काम पूरा कर लिया है। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रोजाना पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु, सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी। शुक्रवार दिन की बात करें तो शुक्रवार के दिन 24,445 लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गए थे। इसमें 17,543 पुरुष और 5,643 महिलाएं, 993 बच्चे और 220 साधु और 6 साध्वी शामिल हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ के जरिए अब तक 1,87,014 लोग बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं प्रतिदिन 24,445 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे देश भर में हजारों की संख्या में लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के पवित्र गुफा पहुंचते हैं। शुक्रवार के दिन की बात करें तो शुक्रवार को 24,445 लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए गए थे। इसमें 17,583 पुरुष, 5,643 महिलाएं, 993 बच्चे, 220 साधु और 6 साध्वी गए थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए 1,87,014 लोग जा पहुंचे हैं। इस यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं की मदद के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। बीते दिन आई जानकारी के मुताबिक यात्रा शुरू होने से पहले 5 दिनों में 67,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए थे। बता दें कि बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए 1 जुलाई से यात्रा शुरू हुई थी। इस बाबत यात्रियों को सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्थाएं भी की गई है। यह यात्रा 45 दिन तक चलेगी, जो कि 15 अगस्त के दिन श्रावण पूर्णिमा के साथ ही संपन्न होगा। रिपोर्ट के अनुसार मार्ग में मजबूत और वास्तविक समय की निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर यानी कि CCC स्थापित किया गया है। जांच के लिए लिहाजा से लाइव फीड चल रही है। कहीं किसी मार्ग पर किसी को कोई समस्या तो नहीं, ताकि किसी भी तरह की समस्या का निपटान किया जा सके। बता दें कि CC आपात स्थिति आपदा जैसी स्थिति को पहचानने, लापता व्यक्तियों की पहचान और उनका पता लगाने में मदद करता है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पूर्व यात्रियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। दिल्ली में बाढ़ आने के बाद आखिरकार केजरीवाल सरकार को सेना की मदद लेनी ही पड़ी। सेना के इंजीनियरों की मदद से RTO बैराज के जाम पड़े चुके गेट को खोला गया। दिल्ली में बाढ़ के बिगड़ते हालात को देखते हुए आखिरकार केजरीवाल सरकार को सेना की मदद लेनी ही पड़ी। सेना के इंजीनियरों की लगातार बिना रुके मेहनत का नतीजा ये रहा कि RTO बैराज पर जाम गेट को खोला जा सका। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे जमा सिल्ट को कंप्रेस की मदद से निकाला और हाइड्रोन क्रेन से खींचा। तब तक जाम पड़ चुके एक गेट को खोला जा सका है। 4 और गेट खोलने की कोशिश की जाएगी। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी जलस्तर 3 दिन पहले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जो घटकर 208.2 मीटर के स्तर पे आ गया है। हालांकि शहर के कई प्रमुख इलाके अब भी जलमग्न है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सेना, आर्मी, इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जाम पड़े अन्य गेट को भी खोल दिए जाएंगे। 13 जुलाई की रात को जब यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और निचले इलाकों जलमग्न हो रहे थे, तब दिल्ली प्रशासन द्वारा भारतीय सेना की सहायता मांगी थी। इसके बाद सेना की टीम को इससे लगाया गया। RTO के एक साथ अस्थायी बांध कर बनाकर दिल्ली में यमुना के पानी के बैकफ्लो को नियंत्रित कर लिया गया। सेना मुख्यालय के दिल्ली क्षेत्र हालात पर बारीकी से नजर रखी हुई है। इंजीनियरों की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिए मेरठ में अतिरिक्त टीमें भेजी गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर शुक्रवार रात 10 बजकर घटकर 208.2 मीटर पे आ गया है। हालांकि शहर के कई प्रमुख इलाके अभी भी जलमग्न हैं। यमुना में पानी का जलस्तर बृहस्पतिवार को 3 घंटे तक स्थिर रहने के बाद बढ़ना शुरू हुआ। शाम 7 बजे 208.66 मीटर के स्तर पे पहुंच गया, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान से करीब 3 मीटर नजदीक। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तड़के का स्तर 208.57 था, जबकि सुबह मामूली रूप में कम होकर 208.48 और सुबह 8 बजे 208.42, 1 बजे 208.27, 3 बजे 208.25 और शाम 6 बजे 208.17 और 10 बजे 208.2 पे मीटर आ गया। दिल्ली में यमुना नदी 1978 के 207.49 मीटर के रिकॉर्ड स्तर को तोड़ते हुए बुधवार को 207.71 मीटर के निशान पे पहुंच गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत ने फ्रांस के साथ राफेल डील की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोला है।
मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपियन यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि बनाए जाने का कनेक्शन राफेल डील से बताया। शनिवार को यानी आज के दिन 15 जुलाई राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, मणिपुर जल गया। यूरोपियन यूनियन की संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने आगे लिखा, इस बीच राफेल ने उन्हें बैरिस्टल डे का टिकट दिला दिया। शनिवार को ही भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 नेवल राफेल फाइटर जेट खरीदने के फैसले की जानकारी दी। इसके तहत भारतीय नेवी ने फ्रांस की दसा एविएशन से 26 नए एडवांस राफेल फाइटर जेट हासिल हुए, जो खास तौर पर नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होंगे। भारत में इन लड़ाकू विमानों के सफल ट्रायल के बाद सरकार ने इस विमान को खरीद पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पे चुप रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन में इस मुद्दे पर चर्चा का जिक्र किया। बता दें कि यूरोपियन यूनियन की संसद से मणिपुर में हाल ही में हिंसा को लेकर भारत में मानवाधिकार की स्थिति पर बृहस्पतिवार को एक प्रस्तावित पारित किया गया था। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बीच असहिष्णुता के चलते मणिपुर के हालात पैदा हुए। वहीं यूरोपियन संघ की संसद में पारित किए गए प्रस्ताव को भारत ने औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार करता है। देश की विधि आयोग ने 14 जून को अधिसूचना जारी कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव मांगे थे। गुरुवार तक इस पर 60 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। अब तक किसी कानून या मामले पर इतनी बड़ी संख्या में राय नहीं मिली है। इन सुझावों की छटनी के लिए AI टूल का सहारा लिया जाएगा। यूसीसी बनाने की प्रक्रिया पर सार्वजनिक सुझाव और आपत्तियां देने करने का अब 28 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इससे लास्ट डेट गुरुवार को थी। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में यूसीसी बिल नहीं पेश किया जाएगा। दरअसल सरकार ने 21 विधेयक लिस्ट किए हैं, जिसमें यूसीसी का नाम नहीं है। बड़ी संख्या में सुझाव मिलने के बाद बड़ी चुनौतियां जवाबों की स्क्रूटनी है। एक जैसे सुझावों की छटनी होगी। सूत्रों के अनुसार 90% से अधिक सुझाव ईमेल से मिलने के कारण इन्हें आसानी से AI टूल से छांट सकेंगे। ईमेल के अलावा मिले लिखित सुझावों की अलग अलग श्रेणी बनाई जाएगी। अंग्रेजी, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं से मिले सुझावों का अनुवाद होगा। इससे पहले 2018 में यूसीसी पर 77,000 सुझाव मिले थे। यूसीसी के बारे में सबसे ज्यादा आपत्ति और सुझाव मुस्लिम संगठन से मिली है। इनमें से उन सुझावों को अलग कर दिया जाएगा जिनमें यूसीसी न लाने की वकालत है। अगले 1 महीने से ज्यादा संगठनों, संस्थाओं और गैर सरकारी निकायों, विशेष केंद्रों के प्रतिवेदों को आमने सामने सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार हजारों सुझावों की शब्दावली एक दूसरे से हुबहू मेल खाती। जाहिर है कि ये मत किसी के इशारे पर भेजे जाएंगे। आयोग को बड़ी संख्या में पीड़िताओं ने अपनी कहानी लिखकर भेजी है। इनमें विभिन्न धर्मों की महिलाओं ने बताया कि तलाक लेने, संपत्ति और हिस्सेदारी और बच्चों की कस्टडी लेने में उन्हें निजी कानूनों की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यूसीसी पर विदेशों से भी सुझाव आए हैं। इनमें से ज्यादातर कनाडा, ब्रिटेन और खाड़ी देशों से मिले हैं। इन पर भी आयोग मेरिट पर विचार करेगा। आयोग अगले 40-50 दिन में इन पर सुनवाई और निपटारे की प्रक्रिया पूरी करना चाहता है। हालांकि यूसीसी का मूल ढांचा सुझाव आमंत्रित करने से पहले ही तैयार किया जा चुका है। इनमें ऐसे मानकों को रखा गया है जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM M3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद की ये यान में चंद्रयान की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार रहा तो 23 अगस्त को 5:47 पर यह चांद पर उतरेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर और पोपलस मॉड्यूल है।
लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। पोपलस मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुके। चीन 2013 में चांग-ई 3 मिशन के साथ इससे पहले प्रयास में सफल होने का एकमात्र देश है। बिना लॉन्चिंग कास्ट के चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है, जबकि हाल ही में आई फिल्म आदि पुरुष का बजट 700 करोड़ रुपए था। यानी चंद्रयान 3 इस मूवी की कास्ट से करीब 85 करोड़ रुपए सस्ता है। इसे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत भी 603 करोड़ रुपए में थी। वहीं इसकी लॉन्चिंग पर 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावनाओं और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित ने कहा कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि जिसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है, इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा और कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपनी हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे उतर जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी है। चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश है, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर x मीटर थी। अब लैंडिंग सॉफ्ट 4 किलोमीटर इंटू 205 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा में उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन तो है, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया। फाइनल लैंडिंग दोनों इंजन की मदद से होगी ताकि कोई इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसीलिए हटाया गया है ताकि जब फ्यूल साथ ले जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।